गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास का हेलीकॉप्टर शॉट। हमने लास्ट क्लास में ईओक्यू के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ईओक्यू जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अंडर रूट 2AO डिवाइडेड बाय सी। ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में हम तीन एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं, परचेज कॉस्ट को, ऑर्डरिंग कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। ओ कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए डिवाइडेड बाय ईओक्यू मल्टीप्लाई बाय ओ। और कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी। इन तीनों कॉस्ट को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें मिल जाती है टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। अगर कोई सप्लायर आपको डिस्काउंट ऑफर देता है, वो आपकी ऑर्डर साइज चेंज करने के बारे में कहता है, तो हम क्या करते हैं? हम पहले तो टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ईओक्यू पर कैलकुलेट करते हैं और फिर हम टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट सप्लायर ऑफर की जो ऑर्डर साइज है उस पर कैलकुलेट करते हैं। जहां पर टोटल कॉस्ट कम होती है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट कम है तो हम ईओक्यू का एक्सेप्ट रखते हैं। अगर सप्लायर ऑफर पे हमारी टोटल कॉस्ट कम है तो हम सप्लायर ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम इस चैप्टर की दो टेक्निक कंप्लीट कर चुके हैं। दो टेक्निक में एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल कंप्लीट कर चुके हैं और हम ईओक्यू को भी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम तीसरी टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं और वो है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस ये जो टेक्निक है बहुत छोटी टेक्निक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से जनरली नहीं आते। ये जो पहली दो टेक्निक हमने कंप्लीट की है, एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल और दूसरा ईओक्यू, उसमें से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तीसरी टेक्निक है हमारी एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस देखिए, एक फैक्ट्री में हो सकता है बहुत सारे तरह के रॉ मटेरियल हो। अगर मान लो एक फैक्ट्री में जैसे कि 50 तरह के रॉ मेटल है, तो क्या सारे टाइप के रॉ मेटल का स्टोर मैनेजमेंट किया जाए या केवल कुछ रॉ मेटल का ही स्टोर मैनेजमेंट किया जाए? देखो, स्टोर मैनेजमेंट ऐसे फ्री में नहीं होता, खर्चा लगता है। तो स्टोर मैनेजमेंट किस रॉ मेटल का करना है और किस रॉ मेटल का नहीं करना है, इसके लिए हमें ये टेक्निक दे रखी है एबीसी एनालिसिस। मतलब एबीसी एनालिसिस ये नहीं बताता कि स्टोर मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, एबीसी एनालिसिस ये बताता है कि कौन से रॉ मेटल का स्टोर मैनेजमेंट करना है और कौन से रॉ मेटल का स्टोर मैनेजमेंट नहीं करना है। एबीसी एनालिसिस सारे रॉ मेटल को तीन कैटेगरी में डिवाइड करता है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। सारे रॉ मेटल को तीन कैटेगरी में ये डिवाइड करता है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में वो मटेरियल रखे जाते हैं जिनकी वैल्यू बहुत हाई होती है और क्वांटिटी बहुत कम होती है। जिन मटेरियल की वैल्यू हाई और क्वांटिटी लो, हम उसको ए कैटेगरी में रखते हैं। जिनकी वैल्यू बहुत लो होती है बट क्वांटिटी बहुत हाई होती है, हम उनको सी कैटेगरी में रखते हैं। और जिनकी वैल्यू एवरेज और क्वांटिटी भी एवरेज, हम उसको बी कैटेगरी में रखते हैं। अब हमें स्टोर मैनेजमेंट करना है। जो एक कैटेगरी में मटेरियल होंगे, मतलब जिन जिन रॉ मटेरियल को आपने एक कैटेगरी दी है उनका स्टोर मैनेजमेंट करना है। जिनको आपने सी कैटेगरी दी है उनका स्टोर मैनेजमेंट नहीं करना है। और पीछे बचे बी कैटेगरी, इनका करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए हम करेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हम ये देखेंगे कि अगर बी कैटेगरी के जो रॉ मटेरियल है उनका स्टोर मैनेजमेंट किया जाए तो खर्चा कितना लगता है और स्टोर मैनेजमेंट करने का फायदा कितना होता है। अगर फायदा खर्चे से ज्यादा है तो करेंगे और अगर खर्चा फायदे से ज्यादा है तो नहीं करेंगे। ए का तो स्टोर मैनेजमेंट करना ही है, मतलब जो जो मटेरियल हमने जिनको ए कैटेगरी दी है उनका स्टोर मैनेजमेंट करना है। सी कैटेगरी जिनको दी उनका नहीं करना है। और बी के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर डिसाइड करेंगे कि स्टोर मैनेजमेंट करना है या नहीं करना है। ये जो टेक्निक है इसको हम कहते हैं एबीसी एनालिसिस। एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11th। MM Limited has provided the following information about the item in its inventory. Item code number, total
6 टाइप के मटेरियल है, उनकी क्वांटिटी और उनकी रेट दे रखी है। MM Limited has adopted the policy of classifying the item constituting 15% or above of total inventory cost as A category। मतलब जिन जिन रॉ मटेरियल की कॉस्ट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के 15% या उससे ज्यादा है, हम उसको A कैटेगरी देंगे। आइटम कॉन्स्टिट्यूटिंग 6% और लेस ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एज C कैटेगरी। जिनकी टोटल कॉस्ट में 6 या 6 से कम परसेंटेज है, उनको C कैटेगरी देंगे। और जो बचे हुए है वो B कैटेगरी। मतलब B कैटेगरी में कौन सा आ गए, जो 6 से ज्यादा है मगर 15 से कम है। 15 और 15 से ज्यादा A, 6 और 6 से कम C, तो 6 से ज्यादा और 15 से कम जो होंगे उनको हम देंगे B कैटेगरी। यू आर रिक्वायर्ड टू रैंक द आइटम ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। क्लासिफाई द आइटम इनटू A, B, C कैटेगरी एज पर ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल एडॉप्टेड बाय M लिमिटेड। देखो हमारे पास में यहां पर आइटम कोड नंबर 6 टाइप के मटेरियल, उनकी हमें क्वांटिटी और वैल्यू दे रखी है, तो उनकी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी इनटू रेट। फिर हम परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इनको देंगे रैंक, और फिर हम ये क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा। A कैटेगरी में कौन सा जाएगा, B कैटेगरी में कौन सा जाएगा और C कैटेगरी में कौन सा जाएगा। देखो आइटम कोड नंबर 101, 102, 103, 104, 105, 106, ये टोटल 6 रॉ मटेरियल है। वैल्यू, इसकी क्वांटिटी है 25, रेट है 50, तो 25 इंटू 50 1250 टोटल वैल्यू। 300 इंटू 1 ये हो गया 300। उसके बाद 50 इंटू 80 ये हो गया 4000। उसके बाद 75 इंटू 8 ये हो गया आपका 600। उसके बाद 225 इंटू 2 ये आपका हो गया 450, और 75 इंटू 12 ये आपका हो गया 900। ये टोटल कर लेते हैं, सारे रॉ मटेरियल की वैल्यू टोटल कितनी होती है, 1250, 300, 4000, 600, 450 और 900, टोटल वैल्यू होती है 7500। अब ये परसेंटेज वाइज कितनी होती है, मतलब जो आइटम कोड नंबर जो मटेरियल है 101, उसकी वैल्यू है 1250, टोटल 7500 वैल्यू है, तो 1250 7500 का कितना परसेंट होता है, 1250 डिवाइडेड बाय 7500 इंटू 100, ये होता है 16.67%। सेकेंड नंबर 102, 300 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई 100, ये है 4% टोटल वैल्यू का। फिर 4000 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई 100, ये टोटल का 53.33% है। फिर 600 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई 100, ये टोटल का 8% है। फिर 450 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई 100, ये टोटल का 6% है। फिर 900 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई 100, ये टोटल का 12% है, और इन सब को ऐड करेंगे तो ये होता है 100%। अब सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वैल्यू किसकी है, 103 की, तो इसको देंगे फर्स्ट रैंक। सबसे ज्यादा ये वैल्यू है 53.33%। फिर इसको देंगे हम सेकंड रैंक, इसको हम देंगे थर्ड रैंक, इसको हम देंगे फोर्थ रैंक, इसको हम देंगे फिफ्थ रैंक, और इसको हम देंगे सिक्स रैंक। ठीक है। अब कैटेगरी, जो 15 और 15 से ज्यादा परसेंटेज वाला मटेरियल है उसको ए कैटेगरी। तो देखो ये ए कैटेगरी में जाएगा क्योंकि इसका परसेंटेज है 16.67%, और ये भी ए कैटेगरी में जाएगा, इसके परसेंटेज है 53.33। ये दो मटेरियल ए कैटेगरी में जाएंगे क्योंकि ये 15 और 15 से ज्यादा परसेंटेज है। जिनके 6 और 6 से कम है, 6 और 6 से कम, तो ये जाएगा सी में। 6 है तो 6 और 6 से कम, और ये भी जाएगा सी में, 4% ये, तो ये भी जाएगा सी में, ये भी जाएगा सी में। अब जो 6 से ज्यादा और 15 से कम, ये जाएगा बी में और ये जाएगा बी में, और ये हमारा आंसर हो गया एबीसी एनालिसिस। ठीक है, ये टेक्निक कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट टेक्निक, और वो है फोर्थ टेक्निक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो,
देखिए हमारे स्टॉक में जो मटेरियल होते हैं उसमें से कुछ मटेरियल होते हैं जिनको हम कहते हैं फास्ट मूविंग। क्या कहते हैं? फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग का मतलब है जिनका मूवमेंट बहुत फास्ट है, जिनका जो हम परचेज करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम हो जाता है, फिर परचेज करते हैं और कंज्यूम हो जाता है, उसको कहते हैं फास्ट मूविंग मटेरियल। एक होता है स्लो मूविंग, परचेज करते हैं बट धीरे 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 कंज्यूम होता है, उसको कहते हैं स्लो मूविंग। तो मटेरियल फास्ट मूविंग है या स्लो मूविंग है, इसको पता करने के लिए हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का यूज करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें प्लस कीजिए परचेज को और इसमें से माइनस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को, तो हमें क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलेगा। अच्छा, एवरेज स्टॉक कैसे आता है? एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये होता है एवरेज स्टॉक। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, करेक्ट। अच्छा, एक होता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इसको स्टॉक वेलोसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक वेलोसिटी। ये डेज में निकाला जा सकता है, मंथ में निकाला जा सकता है, वीक में निकाला जा सकता है। अगर डेज में निकालना हो तो 365, अगर वीक में निकालना हो तो 52, और अगर मंथ में निकालना हो तो 12 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि आप स्टॉक को कितने टाइम के लिए होल्ड करते हैं। खरीदा और कंज्यूम किया तो कितने टाइम तक आपने स्टॉक को होल्ड किया, उसको कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, करेक्ट। अब कैसे पता चलता है इससे, ये जो टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड से कैसे पता चलता है कि कौन सा फास्ट मूविंग है और कौन सा स्लो मूविंग है? फास्ट मूविंग कौन सा होता है? फास्ट मूविंग मटेरियल वो होता है जिसका टर्नओवर रेशियो हाई होता है, जिसका टर्नओवर रेशियो ज्यादा है और होल्डिंग पीरियड लो है, वो होता है फास्ट मूविंग। जिसका टर्नओवर रेशियो ज्यादा और होल्डिंग पीरियड लो। और स्लो मूविंग कौन सा होता है? इसका एकदम ऑपोजिट, जिसका टर्नओवर रेशियो है लो, जिसका टर्नओवर रेशियो है लो और होल्डिंग पीरियड है हाई, वो होता है स्लो मूविंग। होल्डिंग पीरियड है हाई, करेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय मेसर्स SKU एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मटेरियल M, मटेरियल N, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है। आपको टर्नओवर रेशियो पता करना है दोनों मटेरियल का। ए पॉइंट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक, सबसे पहले मटेरियल M, मटेरियल M, रॉ मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल M का ओपनिंग स्टॉक है 6 लाख प्लस हमने परचेज किया 9,50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 4,50,000, तो कंज्यूम हो गया 11 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 6 लाख प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 450 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज हो गया 525 इक्वल्स टू 11 लाख डिवाइडेड बाय 525 इक्वल्स टू 2.095 टाइम्स। ये नंबर ऑफ टाइम्स में होता है, टाइम्स। उसके बाद में मटेरियल N, मटेरियल N ओपनिंग स्टॉक है 10 लाख प्लस परचेज हमने किया 18,40,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 7,25,000 इक्वल्स टू 21,15,000 डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक 10 लाख
प्लस क्लोजिंग स्टॉक 7,25,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 862,500 एवरेज स्टॉक। तो 21,15,000 डिवाइडेड बाय 8,62,500 इक्वल्स टू 2.452 टाइम्स। पॉइंट नंबर बी, अब आपको एडवाइस करना है कि कौन सा मटेरियल फास्ट मूविंग है। एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। यहाँ डेज देने का क्या ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब हमें होल्डिंग पीरियड में निकालना है और डेज में निकालना है, फिर हमें बताना है कौन सा फास्ट मूविंग है। तो यहाँ पर लिखते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले मटेरियल M, मटेरियल M 360 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2.095 और मटेरियल N इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 2.452। 360 डिवाइडेड बाय 2.095 इक्वल्स टू 171.83 days and 360 divided by 2.452 equals to 146.82 days. Material N is fast moving because its turnover ratio is high and holding period is low। ये हमारा कंप्लीट हो गया टर्नओवर रेशियो वाला पॉइंट भी। मतलब 4 टेक्निक हमारी कंप्लीट हो गई। स्टॉक लेवल, EOQ, उसके बाद में हमने कंप्लीट किया ABC एनालिसिस और टर्नओवर रेशियो। लास्ट टेक्निक करेंगे हम स्टोर लेजर। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम एक और पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वो है मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन। तो हम अब सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन वाले पॉइंट को ही डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम स्टोर लेजर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन। आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि जब हम किसी एसेट को परचेज करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप लोगों ने एक फिक्स्ड एसेट्स परचेज की, आपने एक मशीन खरीदी, मशीन थी 5 लाख रुपए की, और फिर उस मशीन को आप फैक्ट्री तक लेकर आए। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा 30,000। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, आप क्या करते हो, इस ट्रांसपोर्ट के खर्चे को आप मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देते हो। मतलब मशीन 5 लाख की, उसमें आपने 30,000 ऐड कर दिए, तो मशीन कितने की हो गई, 5,30,000। फिर आपने उस मशीन को लाके फैक्ट्री में इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने में आपका और 20,000 रुपये खर्च हो गया, तो वो इंस्टॉलेशन का खर्चा भी आप मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देते हो। तो टोटल मशीन की कीमत हो गई 5,50,000। अब उसके बाद मशीन यूज होना स्टार्ट हो गई। अब उसके ऊपर आप जो भी खर्चा करोगे वो मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। मतलब रिपेयर, मेंटेनेंस जो भी होगा वो मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। मशीन अप टू इंस्टॉलेशन जो भी खर्चा है वो सारा मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है। सेम उसी तरीके से जब एक कंपनी रॉ मेटेरियल खरीदती है, तो रॉ मेटेरियल को खरीदने के बाद उसको फैक्ट्री तक लाया जाता है। फैक्ट्री तक लाके कहाँ रख देते हैं, स्टोर में लाके रख देते हैं। तो स्टोर तक लाने का जो भी खर्चा लगा वो सब मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होता है। स्टोर तक मटेरियल पहुंचे तब तक जो भी खर्चा लगा वो सारा का सारा मटेरियल की कॉस्ट में हमें ऐड करना होता है। अब क्या क्या खर्चा लग सकता है इसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम आते हैं सप्लायर, जिससे हमने मटेरियल खरीदा। फिर हम बात करेंगे इन ट्रांजिट की,
और फिर हम बात करेंगे हमारे फैक्ट्री की। फैक्ट्री, ठीक है। सबसे पहले सप्लायर। सप्लायर क्या करता है, जिससे हमने माल खरीदा वो हमें बिल बना के देता है। बिल कैसे बनाएगा वो, यहां पर वो लिखता है इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू में लेस करता है वो ट्रेड डिस्काउंट। अगर उसने आपको डिस्काउंट दिया है तो वो ट्रेड डिस्काउंट उसमें से माइनस कर देता है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, कैश डिस्काउंट नहीं। मैं आपको बिल बता रहा हूँ कि कैसे बिल बनता है। इनवॉइस वैल्यू, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट अगर वो आपको दे रहा है तो माइनस करेगा, और फिर उसमें ऐड करेगा जीएसटी, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, जो भी तरह की जीएसटी है वो उसमें ऐड करेगा, और ये बन गया आपका बिल। ठीक है। अब बिल बनने के बाद मटेरियल कहाँ आ गया, वो आ गया इन ट्रांजिट में आ गया। अब इन ट्रांजिट के खर्चे लगेंगे। इन ट्रांजिट में क्या क्या खर्चे लग सकते हैं, इन ट्रांजिट में लग सकता है ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मतलब फ्रेट, जिसको हम कहते हैं फ्रेट का खर्चा, कार्टेज का खर्चा लग सकता है, और क्या लग सकता है, इन ट्रांजिट का इंश्योरेंस हो सकता है, इन ट्रांजिट का इंश्योरेंस कराया जा सकता है, कस्टम ड्यूटी लग सकती है, कस्टम ड्यूटी लग सकती है, और क्या खर्चा लग सकता है इन ट्रांजिट में। इन ट्रांजिट में अगर मान लो किसी ब्रोकर के थ्रू हमने मटेरियल खरीदा है, किसी ब्रोकर के थ्रू माल खरीदा है, तो ब्रोकरेज लग सकती है। और क्या लग सकता है, और लग सकता है इन ट्रांजिट में आपका खर्चा पैकिंग। बहुत बार इन ट्रांजिट के लिए हम पैकिंग को अलग से कुछ उसमें करके जिससे माल को आराम से हमारे तक पहुंचा देगा। अगर पैकिंग लगी है तो पैकिंग का खर्चा और लग जाता है। और भी कोई खर्चा, एनी अदर एक्सपेंसेस जो इन ट्रांजिट में आप इनकर कर रहे हो, वो सारे खर्चे भी इसमें ऐड हो जाएंगे। अब बात आती है फैक्ट्री। फैक्ट्री में जब फैक्ट्री में माल पहुंचता है तो उसकी अनलोडिंग, जो माल है उसकी अनलोडिंग होती है, तो अनलोडिंग करने का खर्चा, इसको अनलोडिंग एक्सपेंसेस कह सकते हैं, या इसको मटेरियल हैंडलिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग एक्सपेंसेस ये जुड़ जाता है। एक बार मटेरियल स्टोर में पहुंच गया उसके बाद में कोई भी खर्चा उसमें ऐड नहीं होगा। अब इसमें से लेस होते हैं। क्या लेस होते हैं, जीएसटी की क्रेडिट। ये जो आपने बिल में जीएसटी जोड़ी थी, इसकी क्रेडिट मिल जाती है अगर मिलती है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ हो जीएसटी की क्रेडिट के बारे में, तो जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी। हाँ, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जीएसटी क्रेडिट नॉट अवेलेबल, तो फिर आपको माइनस नहीं करना है, अदरवाइज आपको जीएसटी की क्रेडिट लेनी है। इसमें से और क्या माइनस होता है, पैकिंग। पैकिंग इफ रिटर्नेबल। बहुत बार जो पैकिंग होती है वो रिटर्नेबल होती है। माल आया, खाली किया, अब वो पैकिंग जो है वापस रिटर्न कर सकते हैं, और रिटर्न करने पर कुछ पैसे मिलेंगे। तो अगर पैकिंग रिटर्न हो सकती है और कुछ पैसे मिलेंगे, तो जितने रुपए मिलेंगे वो यहाँ से माइनस हो जाएंगे। ये एक मैंने आपको बताया कि ये ऐड करना है। जैसे पहले सप्लायर का बिल आपको ध्यान रखना है, फिर ट्रांजिट के खर्चे, आपको इसी सीरियल ऑर्डर से मटेरियल की कॉस्ट पता करनी है, और उसके बाद में हमारी फैक्ट्री में आने के बाद में क्या क्या एडजस्टमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, at what price would part number 23 be entered in the store ledger if the following invoice was received from a supplier। एक सप्लायर से बिल मिला, 200 यूनिट खरीदी पार्ट नंबर 23 की, 5 रुपए की रेट पर, 1000 रुपए उसमें से उसने डिस्काउंट दिया 200 रुपए का, फिर नेट बिल हो गया 800, उसमें उसने जीएसटी ऐड की 15%, 120 रुपए, तो ये हो गया 920। फिर पैकिंग चार्जेस लगे 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्स, रिटर्नेबल नहीं है, मतलब पैकिंग है जो रिटर्नेबल नहीं है, 50 रुपए पैकिंग के लग गए। टोटल अमाउंट कितना हुआ, 970। 2% डिस्काउंट विल बी गिवन फॉर पेमेंट इन 30 डेज। अगर आप 30 दिन में पेमेंट करोगे तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा। ये क्या है, कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट कभी भी परचेज में से माइनस नहीं होता, तो इसका कुछ भी नहीं करना। डॉक्यूमेंट सब्सटेंसिंग पेमेंट ऑफ जीएसटी इज एनक्लोज फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट मिलेगी, मतलब जीएसटी क्रेडिट मिलेगी। ये नहीं भी लिखा होता तो भी हमें जीएसटी की क्रेडिट लेनी ही थी। तो देखो बिल तो बनती है, टोटल अमाउंट दे रखा है हमें कितना है, टोटल अमाउंट गिवन, सब एडजस्टमेंट करके 970 रुपए दिए हुई है। बस इसमें से आपको एक चीज माइनस करना है, ये जो जीएसटी की जो बिल में लगी हुई है उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। जीएसटी क्रेडिट आपको माइनस करनी है, कितने रुपए, 120 रुपए।
नेट अमाउंट कितना बचा 850। ये जो पैकिंग है ये रिटर्नेबल नहीं है, अगर रिटर्नेबल होती तो कितना रुपया मिलता वो यहाँ से माइनस हो जाता, बट रिटर्नेबल नहीं है। ये आपका आंसर हो गया नेट अमाउंट। नेट कॉस्ट कितनी लगी, नेट कॉस्ट लगी 850 और आपने कितनी यूनिट्स खरीदी 200 यूनिट, तो नेट कॉस्ट पर यूनिट, नेट कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू 850 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू रुपीज 4.25, 4 रुपए 25 पैसे पर यूनिट आपकी नेट कॉस्ट लगी। ये आपका आंसर भी होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसका। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ 1250 kg ऑफ मटेरियल एक्स। हमने एक मटेरियल एक्स परचेज किया 1250 किलो, उसकी डिटेल दे रखी, इनवॉइस प्राइस 20 रुपीज। तो यहाँ पर हम मटेरियल कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाते रहते हैं साथ साथ, मटेरियल कॉस्ट स्टेटमेंट। हमने 1250 किलो मटेरियल खरीदा, उसकी हमें डिटेल दे रखी है, इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू 1250 kg और हमने परचेज किया 20 रुपीज पर kg, 20 रुपीज पर kg, ये हो गया इनवॉइस वैल्यू 25,000। ट्रेड डिस्काउंट मिला 10% ऑन इनवॉइस प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट 25,000 का 10% हो गया 2,500, 25,000 का 10%, नेट कितना हो गया 22,500। इसके बाद में लिया हुआ जीएसटी 28% ऑन इनवॉइस प्राइस। ये आगे ये नहीं लिखा होता ना ऑन इनवॉइस प्राइस, तो पता है 28% किस पे होता, ये जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई उसका 28%, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको इनवॉइस प्राइस पे ही 28% जीएसटी चार्ज करना, ठीक है, प्लस जीएसटी 22,500 का 28%, 22,500 का 28% 6,300 जीएसटी। तो जीएसटी ऐड करने के बाद 28,800, इसमें हम इंश्योरेंस ऐड करेंगे 1% ऑफ एग्री, ये बिल तो बन गया यहाँ तक। अब आगे इन ट्रांजिट के खर्चे आ रहे, इंश्योरेंस प्लस इंश्योरेंस, एग्रीगेट नेट प्राइस का 1%, कितनी प्राइस हो गई एग्रीगेट 28,800, इसका 1% होता है 288, तो इसमें 288 ऐड करेंगे तो ये हो गया 29,088। फिर इसके बाद डिलीवरी चार्जेस 250 रुपीज, तो इसमें करेंगे प्लस डिलीवरी चार्जेज, डिलीवरी चार्जेज 250 रुपए, तो ये कितना हो गया 29,088 और 250 इसमें डिलीवरी चार्जेज ऐड किए 29,338। फिर इसमें यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कंटेनर मतलब पैकिंग, कंटेनर का खर्चा लगा 60 रुपीज का एक कंटेनर, मतलब पैकिंग एक डिब्बा जिसमें हम माल पैक करके ला रहे हैं, एक डिब्बा खाली डिब्बा जो है वो 60 रुपए का, पैकिंग जो है वो एक 60 रुपए की है, और एक कंटेनर में 50 किलो माल आता है। तो हमने कितना माल खरीदा 1250 किलो, 1250 किलो खरीदा, एक कंटेनर में 50 किलो माल आता है, तो एक कंटेनर से तो कुछ होगा नहीं, कितने कंटेनर चाहिए 1250 डिवाइडेड बाय 50, 25 कंटेनर हमें लेने पड़ेंगे जिससे माल पैक होके हमारी फैक्ट्री तक आएगा, और एक कंटेनर कितना है 60 रुपीज का, तो यहां पर लिखते हैं प्लस कंटेनर कॉस्ट, कंटेनर कॉस्ट 25 कंटेनर, एक कंटेनर 60 रुपीज का, 1500 रुपए कंटेनर कॉस्ट हो गई, 29388 29338 प्लस 1500 रुपए कंटेनर के 30838। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम कंटेनर रिटर्न करते हैं तो हमें 40 रुपए पर कंटेनर वापस मिलता है, विच इज ए नॉर्मल फीचर, मतलब हम रिटर्न करेंगे तो हम भी रिटर्न करेंगे, मगर सबसे लास्ट में, अभी तो आ रहा है माल, सबसे लास्ट में हम वापस से लेस करेंगे क्योंकि पैकिंग रिटर्नेबल है, ठीक है।
तो बाद में माइनस करेंगे। चलिए इसके आगे पॉइंट करते हैं, जी पॉइंट। एक कंटेनर लोड ऑफ मटेरियल वाज रिजेक्टेड। एक कंटेनर का जो माल था वो खराब था, हमने रिजेक्ट कर दिया, मतलब परचेज रिटर्न कर दिया। एक कंटेनर में 50 किलो माल आता है, 50 किलो माल रिटर्न कर दिया, तो यहां करेंगे लेस परचेज रिटर्न। अभी तक कितनी कॉस्ट आई आपकी, 30838। ये कितने किलो माल की है, 1250 किलो की कॉस्ट है। इसमें से 50 किलो आप रिटर्न कर रहे हो, तो 30838 डिवाइडेड बाय 1250 इंटू 50, इट इज 1234। ये मटेरियल जो रिटर्न कर रहे हैं उसकी कॉस्ट। 50 किलो रिटर्न हो गया, 50 किलो मटेरियल रिटर्न हो गया, 30838 माइनस 1234। अब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 1200 किलो, 29604 उसकी कॉस्ट हो गई। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लगी 0.25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट अल्टीमेटली एक्सेप्टेड। जितना माल आपने एक्सेप्ट किया है उसकी कॉस्ट का 0.25% मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, तो यहां लगेंगे प्लस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। 29604 का 0.25%, 74 रुपीज मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट के लगेगी। तो 29604 प्लस 74, इट इज 29678। अब हम यहां पर करेंगे माइनस, एक तो माइनस करेंगे कंटेनर रिटर्न। 25 खाली डिब्बे हमने लिए थे, 25 डिब्बे लिए थे। उस 25 डिब्बे में से एक डिब्बा रिटर्न हो गया। क्यों रिटर्न हुआ, क्योंकि वो माल हमने रिटर्न किया तो कंटेनर भी चला गया। तो पीछे बचे हमारे पास 24 कंटेनर। एक कंटेनर को रिटर्न करने पे 40 रुपए देते हैं, तो 960 कंटेनर को रिटर्न करने से मिलेंगे। 29678 माइनस 960, ये हो गया 28718। अब हमें मिलेगी जीएसटी क्रेडिट, जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी। जीएसटी कितनी बिल में लगी थी, 6300 की जीएसटी लगी थी, मगर 6300 की जो जीएसटी थी वो 1250 किलो माल पे थी। हम ऑलरेडी 50 किलो रिटर्न कर चुके हैं, तो अब जो जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी वो केवल 1200 किलो पे ही मिलेगी। तो यहां पर क्या करेंगे, 6300 रुपए 1250 किलो पर, और हमने 50 किलो रिटर्न कर दिया, तो 50 किलो 1250 किलो ही बचा हमारे पास, तो 1250 किलो की ही जीएसटी क्रेडिट मिलेगी। टू तो 6300 डिवाइडेड बाय 1250 इंटू 1200, हमें जीएसटी क्रेडिट मिलेगी 6048, 6048। यहां पर हमने कैलकुलेशन में जीएसटी जो ली है वो 6300 रुपये ले ली, जबकि जीएसटी मिलेगी कि 7000 रुपये। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। जीएसटी 25,000 पे लगेगी, इनवॉइस प्राइस पे लगेगी। मैंने कहा भी था, बट फिर भी मैंने 22,500 पे जीएसटी चार्ज कर दी। 25,000 का 28% जीएसटी लगेगी 7000, तो ये हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया, 29,500। 29,500 का 1% 295, 29,500 का 1% 295, 29,500 का 1% 295, इसमें ऐड किया तो 29795, 29795। इसमें 250 रुपये डिलीवरी चार्जेस ऐड करेंगे तो आएगा 300 इसमें अगर हम कंटेनर के 1500 रुपये ऐड करेंगे तो आएगा 31545। अब मटेरियल रिटर्न करेंगे, मटेरियल रिटर्न करेंगे 31545, 1250 किलो के मल्टीप्लाई बाय 50, 1262, ये रिटर्न करने पे, तो ये नेट अमाउंट हो जाएगा आपका 31545 माइनस 1262, 30
3023, उसमें मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट चार्ज करेंगे 30283 मल्टीप्लाई बाय 0.25%, 76, यहाँ पे 76 ऐड हो जाए। बहुत सारे चेंज हो गए एक अमाउंट से। 30283 प्लस 76 30359 माइनस 960 29399। अब यह जीएसटी क्रेडिट मिलेगी 7000 डिवाइडेड बाय 1250 मल्टीप्लाई बाय 1200, 6720 29399 माइनस 6720 22679, ये हमारी नेट कॉस्ट हो गई। और मटेरियल नेट कितना है 1200 केजी, तो नेट कॉस्ट पर केजी इक्वल्स टू 22679 डिवाइडेड बाय 1200, 22679 डिवाइडेड बाय 1200 पर केजी 18.90, 18.90, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आंसर। वैसे तो जीएसटी के बारे में अगर ये नहीं लिखा होता ना 28% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो जीएसटी डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसी पे कैलकुलेट करना है, बट यहाँ लिखा हुआ है कि आपको इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हमारे पास में लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर बनाने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें हमें जो करना है वो है फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, इन सबको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। फीफो में जो मटेरियल पहले आता है वो पहले जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो में जो मटेरियल बाद में आता है वो पहले जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और वेटेड एवरेज में थोड़ा सा तरीका वेटेड एवरेज प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो उसमें हम जो स्टोर है, ये हमारा जो स्टोर है, इसमें जो मटेरियल है, इसमें मटेरियल आता है और जाता है, और मटेरियल स्टॉक में रहता है। तो उसके लिए हम एक लेजर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोर लेजर। और स्टोर लेजर बनाने के लिए हमें यहाँ पर फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, इन तीनों मेथड को डिस्कस करना है। सीधे क्वेश्चन से हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 15 क्वेश्चन में हमें स्टोर लेजर बनाना है फीफो मेथड से भी, लीफो मेथड से भी, और वेटेड एवरेज मेथड से भी। तो तीनों मेथड एक साथ हमारे क्लियर हो जाएगी। Rinku Limited is engaged in heavy engineering works on the basis of job order received from industrial customer. The company has received a job order of making turbine from a power generating company. Below are some detail of store receipt and issue of copper wire used in a manufacturing of turbine. 1 फरवरी को ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1200 केजी, रेट 475 पर केजी। 5 फरवरी को हमें मटेरियल इशू किया 975 केजी। 6 फरवरी को मटेरियल रिसीव किया 3500 kg एट द रेट ₹460 पर केजी।
7 फरवरी को हमने मटेरियल इशू किया 2400 kg। 9 फरवरी को मटेरियल रिटर्न किया स्टोर को 475 kg। 15 फरवरी को मटेरियल रिसीव किया 1800 kg एट द रेट ₹480 पर kg। 17 फरवरी को रिटर्न टू सप्लायर 140 kg। 20th फरवरी को मटेरियल इशू किया 1900 kg। On 28 February 2014, it was found that 180 kg of wire was fraudulently misappropriated, मतलब लॉस हो गया 180 kg का। कब? 28 फरवरी को by the store assistant and never recovered by the company. From the above information, you are required to prepare the stock ledger using FIFO, LIFO और weighted average. चलिए सबसे पहले तो हम इसको करते हैं FIFO से। स्टोर लेजर, स्टोर लेजर डेट, रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सबसे पहले 1 फरवरी को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। 1 फरवरी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, कितना है? हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 1200 किलो, उसकी रेट है 475। 1200 किलो इंटू 475 इट इज 5,70,000, 5,70,000 ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। 5 फरवरी को हमने इशू किया 975 kg। 5 फरवरी को हमने 975 kg इशू किया, तो हमारे पास अभी केवल 475 की रेट का मटेरियल है, वो इशू करेंगे। 975 इशू किया, 475 की रेट, अमाउंट हो गया 463,125। तो 1200 किलो हमारे स्टॉक में था, उसमें से 975 हमने इशू कर दिया, तो रिमेनिंग बचा 225। रेट 475, 225 मल्टीप्लाई बाय 475, अमाउंट हो गया 106,875। 5 फरवरी के बाद में हमने 6 फरवरी को मटेरियल परचेज किया 3500। 6 फरवरी को हमने मटेरियल परचेज किया 3500 kg, उसकी रेट हमें दे रखी है 460 रुपीज पर kg। 460 3500 मल्टीप्लाई बाय 460 इट इज 16,10,000। तो हमारे पास 225 kg 475 की रेट 106,875, ये तो पहले से पड़ा है। और हमने ये जो 3,500 किलो खरीदा, ये और हमारे पास आ गया 460 की रेट 16,10,000। मतलब अब हमारे पास स्टॉक में दो रेट के मटेरियल है, 475 की रेट का भी है और 460 की रेट का भी है, और कितनी क्वांटिटी है वो भी है। 6 फरवरी के बाद में 7 फरवरी को हमने मटेरियल इशू किया 2400 kg। 7 फरवरी को हमने मटेरियल इशू किया 2400 kg। तो फीफो मेथड ये कहता है कि आप 2400 किलो जो इशू करो, पहले इस 225 को इशू करो, 225 को इशू करो जिसकी रेट है 475, 106,875, और रिमेनिंग जो आपको इशू करना है वो इस 3,500 में से इशू करो। तो 2400 इशू करना है, 225 तो हमने इशू कर दिया 475 की रेट वाला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और रिमेनिंग जो 2175 इशू करना है वो हम 460 की रेट का इशू करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 460, अमाउंट हो गया 10,05,000, 10,05,000। तो ये तो 225 तो खत्म हो गया। ये 3,500 में से भी हमने ऑलरेडी 2175 इशू कर दिया, तो रिमेनिंग बचा 1,325 किलो जिसकी रेट है 460 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 460, अमाउंट हो गया 6,09,500। करेक्ट। इसके बाद 7 फरवरी के बाद में आता है 9 फरवरी। 9 फरवरी को हमने मटेरियल रिटर्न कर दिया स्टोर में, मतलब हमने जो मटेरियल इश्यू किया था उसमें से कुछ मटेरियल रिटर्न होके आ गया। कितना? 475 kg, 475 किलो रिटर्न होके आ गया। मतलब जो मटेरियल इश्यू किया था वो रिटर्न होके आ गया। रिटर्न होके आया है, इसका मतलब स्टोर के लिए ये रिसिप्ट हो गई। हमने जो मटेरियल इश्यू किया था उसमें से 475 किलो रिटर्न होके आ गया, तो ये हमारे लिए रिसिप्ट हो गई। अब बात यह है कि इसकी रेट क्या। तो हमने जो मटेरियल इशू किया था वो किस रेट पर इशू किया था?
हमने यहाँ पर मटेरियल देखो, एक बार 475 की रेट से 475 460 की रेट बहुत बार मटेरियल इशू किया। तो कौन सी रेट वाला मटेरियल रिटर्न होके आया है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो सबसे लेटेस्ट रेट थी उस रेट का मटेरियल रिटर्न होके आया। सबसे लेटेस्ट में कौन सी रेट है, 460। तो 460 की रेट का मटेरियल रिटर्न होके आया, 475 किलो रिटर्न होके आ गया, तो ये हमारे लिए रिसिप्ट हो गई। और हम मानेंगे कि 460 वाला जो सबसे लास्ट में इशू किया था वो रिटर्न होके आया, तो ये हो गया 2,18,500। तो ये जो मटेरियल रिटर्न होके आया है ये 460 वाली रेट का मटेरियल रिटर्न होके आया है। तो हम 460 वाली रेट वाले मटेरियल में इसको ऐड कर देंगे। 460 वाली रेट वाला मटेरियल हमारे पास पहले से 1325 किलो है, तो 1325 किलो में हम 475 किलो को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 किलो। रेट 460, 1800 इंटू 460 अमाउंट हो गया 8,28,000। करेक्ट। मतलब जो मटेरियल रिटर्न होके आया, तो जिस रेट का मटेरियल रिटर्न होके आया उसी वाले रेट में वो मटेरियल को हमने स्टॉक में ऐड कर दिया। 9 फरवरी के बाद में 15 फरवरी को हमने मटेरियल परचेज किया। 15 फरवरी को मटेरियल परचेज किया 1800 किलो। 1800 किलो मटेरियल परचेज किया 480 की रेट से, 480 की रेट से 1800 किलो 480 की रेट से ये हो गया 8,64,000। तो 1800 पहले से, 460 की रेट 8,28,000 और 1800 हमारे पास और आ गया 480 की रेट 8,64,000। करेक्ट। इसके बाद 15 फरवरी के बाद में डेट आती है 17 फरवरी, हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिया 140 किलो। 17 फरवरी को हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिया। सप्लायर को रिटर्न कर दिया मतलब जो खरीदा था उसमें से रिटर्न कर दिया। तो ये एक तरीके से स्टोर में से मटेरियल गया है, तो हम कहां लिखेंगे इसको, इश्यू वाले में लिखेंगे। कितना किलो रिटर्न किया, 140 किलो रिटर्न किया। अब जो खरीदा उसमें से 140 किलो रिटर्न किया, तो हमने खरीदा तो बहुत बार है, देखो ये 460 की रेट का भी खरीदा है, 480 की रेट का भी खरीदा है, तो कौन सा मटेरियल रिटर्न हुआ, तो जो सबसे लास्ट में खरीदा था उसमें से रिटर्न करेंगे। जो सबसे लास्ट में खरीदा उसमें से रिटर्न करेंगे। जो सबसे लास्ट में खरीदा उसकी रेट क्या है, उसकी रेट है 480, तो हम 480 की रेट से रिटर्न करेंगे। हम ये एज्यूम करेंगे कि जो सबसे लास्ट में खरीदा था हम उसमें से मटेरियल रिटर्न कर रहे हैं 67,200। तो जो 1800 460 की रेट है वो तो वैसे ही पड़ा है, और जो 480 की रेट वाला है उसमें से रिटर्न किया है, तो 1800 माइनस 140 वो बच गया 1660, क्योंकि उसमें से 140 हमने रिटर्न कर दिया। 480 की रेट और अमाउंट हो गया 7,96,800। 17 फरवरी के बाद में आता है 20 फरवरी, हमने मटेरियल इशू किया 1900 केजी। 20 फरवरी को हमने मटेरियल इशू किया है 1900। 1900 कैसे इशू करेंगे, फीफो मेथड है, तो पहले 1800 इशू कर देते, 460 की रेट 8,28,000 और रिमेनिंग जो 100 है वो 1660 में से इशू कर देते, रेट 480, अमाउंट हो गया 48,000। तो 1800 वाला 1800 जो 460 की रेट वाला वो तो कंप्लीट एंड हो गया, और 1660 जो 480 की रेट है इसमें से 100 इशू किया तो ये बच गया 1560। 480 की रेट 150 मल्टीप्लाई बाय 480, इट इज 7,48,800। 748,800। 20 फरवरी के बाद में डेट एक और है 28 फरवरी। 28 फरवरी को कुछ मटेरियल का लॉस हो गया, देखिए यहाँ दिया हुआ है 180 केजी मटेरियल का लॉस हो गया। अब लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है, लॉस होने पे मटेरियल बढ़ता है या घटता है, घटता है, तो इसको इश्यू वाले कॉलम में लिखना है। कहाँ लिखना है, इश्यू वाले कॉलम में। तो यहाँ इश्यू वाले कॉलम में लिखेंगे 180 किलो लॉस हो गया, और अपने पास एक ही रेट का मटेरियल है। क्या रेट का मटेरियल है, 480। 480 उसकी रेट लगा दो, 180 मल्टीप्लाई बाय 480, 86,400। अगर हमारे पास दो रेट के मटेरियल होते जो पहले है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में, जो पहले वाला है उसमें से आप लॉस करोगे, तो 1560 की क्वांटिटी थी उसमें से 180 का लॉस हो गया, तो बचा कितना 1380। रेट क्या 480 और अमाउंट 1380 मल्टीप्लाई बाय 480, इट इज 662,400।
अच्छा, ये जो लॉस हुआ है 180 केजी का, ये जो सबसे लास्ट में लिखा है हमने लॉस का, देखो लॉस दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। ये जो हमने ट्रीटमेंट किया ना, ये मानते हुए ट्रीटमेंट किया है कि ये एबनॉर्मल लॉस है। अगर यहाँ पर लॉस नॉर्मल होता तो क्या करते, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये लॉस नॉर्मल होता तो हम क्या करते, 28 फरवरी कितना लॉस हुआ 180। अगर लॉस नॉर्मल होता तो हम रेट और अमाउंट में कुछ लिखते ही नहीं, केवल और केवल क्वांटिटी कम होती है। मतलब जो स्टॉक है 1560 किलो, इसमें से क्वांटिटी कम होगी 1380 आ गई, मगर अमाउंट कम नहीं हुआ। अमाउंट में उतना का उतना लिखेंगे 748800। इससे क्या होता है कि जो स्टॉक है उसकी रेट इन्फ्लेट हो जाती है। मतलब 748800 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 1380, तो ये रेट अब आपकी हो जाएगी 542.60। मतलब जो आपकी रेट पहले 480 थी उसकी जगह पर रेट हो गई 542.60। अगर ये लॉस नॉर्मल लॉस होता तो, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ होता कि लॉस नॉर्मल है तो हम ये एज्यूम करते कि ये लॉस नॉर्मल लॉस है। अदरवाइज मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा होता नॉर्मल लॉस है तो हमें नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीटमेंट, बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम स्टोर लेजर में अगर आपको लॉस दे रखा है तो हम उसको एबनॉर्मल लॉस एज्यूम करते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये हो गया आपका फीफो मेथड। फीफो मेथड देखो, इसमें परचेज वाला ट्रांजैक्शन भी आ गया, इशू वाला ट्रांजैक्शन भी आ गया, लॉस वाला ट्रांजैक्शन भी आ गया, परचेज रिटर्न करते हैं वो भी आ गया, और स्टोर में रिटर्न होकर आया उसका भी पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हमें इसको सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है लिफो मेथड से। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है लिफो मेथड से। स्टोर लेजर, स्टोर लेजर लिफो। डेट, रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इशू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और बैलेंस, क्वांटिटी, रेट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले मटेरियल था उसमें से इशू करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो लास्ट वाला मटेरियल है उसमें से इशू करना है। ठीक है, डेट सबसे पहले हमारे पास डेट है 1 फरवरी, 1 फरवरी। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 1200 किलो, रेट है 475 और उसका अमाउंट है 5,70,000, 5,70,000। फिर इसके बाद में हमें डेट दे रखी है 5 फरवरी। 5 फरवरी को हमने इशू किया 975, 975, रेट 475 और अमाउंट हो गया 463,125, 463,125। तो स्टॉक बचा 225, रेट 475 और अमाउंट हो गया 106,875, 106,875। 5 फरवरी के बाद में हमने 6 फरवरी को मटेरियल परचेज किया। हमने मटेरियल परचेज किया 3500 kg, 460 की रेट, और इसका अमाउंट हो गया आपका 16,10,000, 16,10,000। तो हमारे पास 225, 475 की रेट और अमाउंट 106,875 और 3500, रेट 460, अमाउंट 16,10,000। 6 फरवरी के बाद में 7 फरवरी, 7 फरवरी को हमने मटेरियल इशू किया। कितना मटेरियल इशू किया, हमने मटेरियल इशू किया 2400, 2400 kg इशू किया। तो क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट में खरीदा 3500, इसमें से इशू करेंगे 2400 किलो, रेट 460, 2400 मल्टीप्लाई बाय 460, ये होगा 11,04,000। तो 225, 475 की रेट 106,875 और 3500 में से आपने इशू किया तो ये बचा 1100, 460 की रेट, 1100 मल्टीप्लाई बाय 460, ये हो गया 5,06,000। 7 फरवरी के बाद में अगली डेट आती है 9 फरवरी। हमने स्टोर को रिटर्न किया 475 किलो। तो जो मटेरियल हमने इशू किया था उसमें से मटेरियल रिटर्न कर दिया। तो सबसे लेटेस्ट में जो इशू किया था उसकी रेट क्या है 460। तो हम ये मानेंगे कि इसी में से रिटर्न क्या है 475 इंटू 460, 2,18,500। तो ये 460 वाली मटेरियल में, रेट वाले मटेरियल में ऐड हो जाएगा।
मतलब 225, 475, 106, 875, और ये जो 460 वाला बचा हुआ है इसी में ये 475 वाला 475 किलो ऐड हो जाएगा। 1100 प्लस 475, अब ये हो जाएगा 1575। रेट 460 मल्टीप्लाई बाय 460, ये हो जाएगा 724,500। मतलब जो 460 वाली रेट का मटेरियल है वो रिटर्न हो गया है और वो 460 वाली रेट के स्टॉक में ऐड हो गया। 9 फरवरी के बाद में यहाँ पर है 15 फरवरी को हमने मटेरियल परचेज किया 1800 किलो, 480 की रेट और अमाउंट हो गया 864। अब हमारे पास स्टॉक में 225 किलो, 475 की रेट 106, 875, 1575 किलो, 460 की रेट 724,500 और 1800 किलो 480 की रेट 8,64,000। ये 3 रेट के मटेरियल हमारे स्टॉक में। 15 फरवरी के बाद में रेट आती है 17 फरवरी। 17 फरवरी को हमने परचेज रिटर्न किया 140 किलो परचेज रिटर्न किया। तो जो सबसे लेटेस्ट में खरीदा था उसमें से रिटर्न करेंगे 480। 140 जो लेटेस्ट में खरीदा था उसकी रेट है 480, 67,200। तो जो 225 है वो तो हमारे पास है ही 106, 875। 1500 जो 75 है वो भी है 460 की रेट 724,500। और ये जो 1800 किलो है इसमें से 140 किलो रिटर्न हो गया 1660, 480 की रेट 1660 मल्टीप्लाई बाय 480, इट इज 796,800, 796,800। इसके बाद 17 फरवरी के बाद में आता है 20 फरवरी को हमने 1900 केजी इशू किया। 20 फरवरी को 1900 केजी इशू किया। तो सबसे पहले 1660 इशू करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, 480 की रेट और 796,800। और रिमेनिंग जो 240 है वो हम 460 की रेट वाला मटेरियल इशू करेंगे। तो 240 मल्टीप्लाई बाय 460 इक्वल्स टू 1,10,400। तो इसका मतलब स्टॉक में देखो वो जो 225 किलो था 475 की रेट वो तो अभी तक है ही हमारे पास। और ये 1500 जो 75 है इसमें से ऑलरेडी हम इश्यू कर चुके हैं 240। तो ये बचा 1335, 460 की रेट, अमाउंट हो गया 6,14,100। और ये 1660 वाला तो पूरा ही खत्म हो गया। अब 20 फरवरी के बाद में 28 फरवरी, 28 फरवरी को लॉस हो रहा है कितना मटेरियल, 180 किलो लॉस हो रहा है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो जो लास्ट वाला मटेरियल है इसमें से लॉस होगा 460 की रेट 180। मतलब लॉस का ट्रीटमेंट वैसे ही करना है जैसे इश्यू का करते हैं 82,800। तो 225, 475 की रेट 106, 875 और 1335 में से 180 का लॉस हो गया, रिमेनिंग बचा 1155, 460 की रेट मल्टीप्लाई बाय 460, अमाउंट हो गया 531,300। अगर यहाँ लॉस को नॉर्मल माना जाता तो कैसे करते, मैं आपको ये वापस करके बता रहा हूँ। लॉस वाला 28 फरवरी 180 या रेट और अमाउंट में कुछ नहीं दिखते। तो ये 225, 475, 106, 875 और ये जो 1335 है इसमें से 180 का लॉस हो गया तो 1155। मगर अमाउंट ये किए रहेगा 6,14,100। 6,14,100 डिवाइडेड बाय 1155, रेट आती 531.68। अगर लॉस नॉर्मल लॉस होता तो ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया लिफो मेथड। अब तीसरा मेथड हमें इसमें करना है वेटेड एवरेज मेथड, स्टोर लेजर वेटेड एवरेज मेथड, स्टोर लेजर वेटेड एवरेज। डेट, रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इश्यू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सबसे पहले 1 फरवरी, 1 फरवरी को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है कितना है 1200, 475 की रेट
475 की रेट, और अमाउंट हो गया 5,70,000, 5,70,000। 1 फरवरी के बाद में 5 फरवरी हमने मटेरियल इशू किया 975, रेट 475, अमाउंट 463,125, 463,125। 1200 में से 975 कम हो गया तो 225, रेट 475, और अमाउंट हो गया इसका 106,875, 106,875। 5 फरवरी के बाद में 6 फरवरी को हमने मटेरियल परचेज किया। कितना मटेरियल? 3500 kg। क्या रेट? 460। 3500 इंटू 460, ये हो गया 16,10,000। अब क्या करना है समझना। आपके पास पहले से कितनी क्वांटिटी स्टॉक में थी? 225। कितनी खरीदी? 3500। दोनों को जोड़ दो, 225 प्लस 3500, क्वांटिटी हो गई 3725। जो पहले से पड़ा था उसका अमाउंट कितना है? 106,875, और ये जो खरीदा इसका अमाउंट कितना है? 16,10,000। दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 16,16,875। अब ये जो 17,16,875 है, इसमें 3,725 का डिवाइड कर दो तो आपको एक रेट मिलेगी 460.9060, 9060। मतलब आपने मटेरियल खरीदा तो पहले से जो क्वांटिटी थी उसमें नई जो परचेज की क्वांटिटी ऐड कर दो, जो पहले से स्टॉक था उसके अमाउंट में परचेज वाले अमाउंट को ऐड कर दो, फिर टोटल वैल्यू में टोटल क्वांटिटी का डिवाइड कर दो तो आपको एक नई रेट मिल जाएगी। ठीक है, परचेज करते समय। ओके, अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 6 फरवरी के बाद में हमें यहां दे रखा है 7 फरवरी को हमने मटेरियल इशू किया। कितना मटेरियल इशू किया? 2400 किलो। तो इससे जब इशू किया उससे जस्ट पहले रेट क्या है? ये रेट आपको यहाँ पे चार्ज करनी है 460.9060, 2400 इंटू 460.9060, अमाउंट आएगा 11,06,174, 11,06,174, 11,06,174। अब आपको क्या करना है? ये पहले की क्वांटिटी 37, इसमें से आपने 2400 इशू कर दिया तो 3725 में से माइनस कर दो 2400, आपके पास क्वांटिटी बची 1325। अच्छा, जो अमाउंट है यहाँ पर 1716,875, 1716,875 में से माइनस करो ये जो इशू किया इसका अमाउंट, माइनस 11,06,174 माइनस कर दो तो ये अमाउंट आएगा 6,10,701। अब आप इस 6,10,701 में 1325 का डिवाइड करो, 1325 460.9064। मतलब आपने क्या किया? जब परचेज किया तो क्वांटिटी, मतलब जो बैलेंस की क्वांटिटी है उसमें परचेज की क्वांटिटी जोड़ दी, बैलेंस के अमाउंट में परचेज का अमाउंट जोड़ दिया, और उस टोटल अमाउंट में क्वांटिटी का डिवाइड करके नई रेट निकाल दी। जब आपने मटेरियल इशू किया तो क्वांटिटी जो बैलेंस में थी उसमें से इशू वाली क्वांटिटी को माइनस कर दिया, नई क्वांटिटी आ गई, और जो बैलेंस का अमाउंट था उसमें से इशू वाला अमाउंट माइनस करके नया अमाउंट आ गया। अब उस नए अमाउंट में नई क्वांटिटी का डिवाइड करके आपने रेट निकाल दिया। परचेज करते समय जोड़ना है और इशू करते समय माइनस करना है। क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर दो, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दो, नई रेट निकाल दो। इशू में क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस कर दो, अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर दो, रेट निकाल दो। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना है। 7 फरवरी के बाद में आता है 9 फरवरी को। 9 फरवरी को मटेरियल रिटर्न हो गया है, 475 किलो रिटर्न हो गया है। तो जो इश्यू किया था उसमें रिटर्न हो गया है। आपने इश्यू किया जो किया था उसकी रेट क्या है? 460.9060, 475 मल्टीप्लाई बाय 460.9060, ये हो गया 2,18,930। अब आपको क्या करना है? क्वांटिटी आई है तो 1325 पहले से, इसमें 475 जोड़ दो, ये हो गया 1800, और पहले वाला जो अमाउंट है 610,701, इसमें ये जो खरीदा इसका अमाउंट ऐड कर, नहीं जो आया उसका अमाउंट ऐड कर दो 218,930, ये हो जाएगा 829,631 डिवाइडेड बाय 1800, इट इज 460.9060
9061। अब 9 फरवरी के बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पे, और 9 फरवरी के बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ दिया हुआ है 15 फरवरी। 15 फरवरी को हमने 1800 किलो परचेज किया 480 रुपए की रेट पर। तो 1800 इंटू 480 इट इज 864। अब आपको क्या करना है, 1800 पहले की क्वांटिटी, 1800 और क्वांटिटी, तो ये हो गई 3600, और पहले का अमाउंट 829631 प्लस 864 नया खरीदा उसका अमाउंट जोड़ दो, 16,93,631 डिवाइडेड बाय 3600, रेट आ गई अब 470.4531। अब 15 फरवरी के बाद में आपको 17 फरवरी को दिया हुआ है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है, परचेज रिटर्न है 140 किलो। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो सबसे लेटेस्ट में खरीदा है उसमें से रिटर्न किया, 480 की रेट वाला रिटर्न किया, तो 140 इंटू 480 ये होता है 67,200। तो जो 3600 है, 3600 में से माइनस कर दो 140, ये आता है 3460, और ये जो है अमाउंट दिया हुआ है 16,93,631, इसमें से आप माइनस कर दो 67,200, तो ये अमाउंट आएगा 16,26,431। डिवाइड करो इसमें 3460, तो रेट आएगी 470.0667। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 17 फरवरी के बाद में हमें दे रखा है 20 फरवरी। 20 फरवरी को हमने मटेरियल इशू किया 1900, तो इससे पहले जस्ट क्या रेट आ रही है 470, तो यहाँ पर लगाएंगे 470.0667। 1900 मल्टीप्लाई बाय 470.0667, 893 ठीक है। तो 3460 में से माइनस करेंगे हम 1900, तो क्वांटिटी बचेगी 1560। जो अमाउंट है 16,26,431, इसमें से माइनस करेंगे 893,127, तो अमाउंट बचेगा 7,33,304। इसमें डिवाइड करेंगे 1560 का, तो ये रेट आएगी 470.0667। अब 20 फरवरी के बाद 28 फरवरी को लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है 180 लॉस हो रहा है, तो इसकी रेट क्या लगोगे 470.0667। 180 मल्टीप्लाई बाय 470.0667 इट इज 84612। 1560 में से माइनस करोगे 180, इट इज 1380। और जो 733,304 है उसमें से माइनस करोगे 84612, तो आएगा 648,692। डिवाइड करोगे 1380 का, तो ये आएगा 470.0667। तो ये है हमारा वेटेड एवरेज मेथड। मैं आपको स्टार्टिंग से तीनों बता देता हूँ। वैसे एक क्वेश्चन में इतने सारे नहीं आते, मगर एक ही क्वेश्चन से अपने तीनों मेथड जो है वो एक साथ डिस्कस हो गए, FIFO, LIFO और वेटेड एवरेज।
एक और क्वेश्चन है स्टोर लेजर का, लास्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मेसर्स XYZ ट्रेडर इज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर. A periodic inventory of electronic calculator on hand is taken when books are closed at the end of each quarter. The following summary of information is available for the quarter ended on 30th September 2021. Sales 1 crore 46 lakh 20,000, ये हमें सेल्स दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 25,000 कैलकुलेटर, रेट 200 पर कैलकुलेटर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं 375। हमने दो बार मटेरियल खरीदा, एक बार 1 जुलाई को, एक बार 30 सितंबर को। 1 जुलाई को खरीदे 50,000 कैलकुलेटर 191 की रेट पर, और 25,000 कैलकुलेटर खरीदे 30 सितंबर को 210 की रेट पर। क्लोजिंग स्टॉक 32,000 कैलकुलेटर बचे। आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज मेथड से, फीफो से और लीफो से क्लोजिंग स्टॉक पता करना है और प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कितने कैलकुलेटर हमने सेल किए। वर्किंग नोट नंबर 1, हमारा ओपनिंग स्टॉक 25,000 कैलकुलेटर का है। हमने परचेज किए, दो बार परचेज किए। एक बार तो परचेज किया 50,000 कैलकुलेटर और एक बार परचेज किए 25,000 कैलकुलेटर, तो टोटल 75,000 कैलकुलेटर हमने परचेज किए। तो हमारे कैलकुलेटर हो गए टोटल 1 लाख। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा 32,000 कैलकुलेटर का। इसका मतलब है जो क्लोजिंग स्टॉक है, सॉरी जो सेल है, हमने 68,000 कैलकुलेटर बेच दिए। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है वेटेड एवरेज मेथड से। ए पॉइंट आप चाहो तो स्टोर लेजर बना के कर सकते हो, सीधे भी क्वेश्चन कर सकते हो। वेटेड एवरेज हमें यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कि स्टोर लेजर बना के करना है, तो आप सीधे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। डेट, रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस। स्टोर लेजर बनाने की वैसे जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इश्यू की डेट नहीं दे रखी है, तो सबसे लास्ट में इश्यू करना है आपने को। डेट यहाँ पर हमें दे रखा है, एक ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और ये क्वार्टर के हैं, मतलब ये आपको ओपनिंग स्टॉक जुलाई का दे रखा है। 1 जुलाई, 1 जुलाई को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है कितना, 25,000 कैलकुलेटर का ओपनिंग स्टॉक है। अच्छा, सारा इश्यू तो लास्ट में करना है, तो हम एक काम करते हैं, 200 25,000 इंटू 200, ये हो गए 50 लाख। 50 लाख। फिर हमने परचेज किए 1 जुलाई को, 1 जुलाई को परचेज किए कितने कैलकुलेटर, 50,000 कैलकुलेटर परचेज किए। 50,000 कैलकुलेटर परचेज किए 191 की रेट पर, तो 50,000 इंटू 191, 95,50,000। तो हमारे टोटल कैलकुलेटर हो गए 75,000 और टोटल वैल्यू हो गई 1,45,50,000। 1,45,50,000 डिवाइडेड बाय 75,000, 194। फिर हमने और परचेज किए 30 सितंबर को। कितने परचेज किए हमने, 25,000 कैलकुलेटर और परचेज किए। 25,000 कैलकुलेटर और परचेज किए, क्या रेट पर, 210 रुपए की रेट पर परचेज किए। तो 25,000 इंटू 210, 52,50,000। 75 और 25 ये हो गए 1 लाख कैलकुलेटर। 1,45,50,000 प्लस 52,50,000, 1,98 लाख। तो ये हो गया 198 की रेट। इसमें से अब हमने इशू कर दिए, कितने इशू कर दिए, 68,000 हमने इशू कर दिए। रेट लगेगी 198, तो 68,000 मल्टीप्लाई बाय 198, इट इज 1,34,64,000। तो 32,000 कैलकुलेटर हमारे स्टॉक में बच गए 198 की रेट। 1,98 लाख माइनस 1,34,64,000, 63,36,000 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। ये तो आपने इसको निकाल लिया एज पर वेटेड एवरेज।
फिर हम देखते हैं इसको फीफो से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टोर लेजर बनाते हैं, डेट, रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इश्यू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। देखिए हमारे पास सबसे पहले तो 1 जुलाई को ओपनिंग स्टॉक है, कितना है 25,000 कैलकुलेटर का, 200 रुपये की रेट, और ये हो गए 50 लाख। फिर हमने 1 जुलाई को और परचेज किए, कितने परचेज किए 50,000 कैलकुलेटर और परचेज किए, 191 की रेट, और ये हो गए 95 लाख 50,000। तो हमारे पास पहले से 25,000 थे, 200 रुपये की रेट, और ये हो गए 50 लाख, और 50,000 और परचेज किए 191 की रेट, 95 लाख 50,000। फिर 30 सितंबर को हमने और परचेज किए 25,000, 210 की रेट, 52 लाख 50,000। तो हमारे पास 25,000, 200 रुपये की रेट, 50 लाख, और 50,000, 191 की रेट, 95 लाख 50,000, और 25,000, 210 रुपये की रेट, 52 लाख 50,000। करेक्ट। अब हमने 30 सितंबर को इशू किए 68,000 कैलकुलेटर। तो फीफो मेथड है, तो पहले 25,000 इशू करेंगे, 200 रुपये की रेट, 50 लाख, और बाकी के हम इशू करेंगे इस 50,000 में से। तो 68,000 माइनस 25,000, 43,000 हम इशू करेंगे 191 की रेट से। 43,000 मल्टीप्लाई बाय 191, इट इज 82 लाख 13,000। तो ये 50,000 है, इसमें से 43,000 गए तो पीछे बचा 7,000, 191 की रेट, 7,000 इंटू 191 की रेट, ये हो गया 13 लाख 37,000, और 25,000 ये जो सबसे लास्ट में खरीदे थे वो तो अपने पास स्टॉक में है ही, ये हो गया 52 लाख 50,000। तो ये दोनों मिलाकर हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया एज पर फीफो मेथड। फिर हमें इसको करना है एज पर लीफो मेथड। स्टोर लेजर, स्टोर लेजर, अब इसको बनाना है लीफो मेथड से। डेट, रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इश्यू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और बैलेंस, क्वांटिटी, रेट। एक काम करते हैं, यहाँ तक तो सेम ही बनेगा, परचेज तो एक बार किए तो सीधा 30 सितंबर को आ जाता है। 30 सितंबर को हमारे पास कितना स्टॉक था 25,000, 200 रुपये की रेट पर 50 लाख, 50,000, 191 की रेट पर 95 लाख 50,000, और 25,000, 200 की रेट, 210 की रेट पर 52 लाख 50,000। ये तो हमारे पास सही। अब इश्यू करते समय लिफो में क्या करेंगे, इश्यू करेंगे तो पहले 25,000 जो सबसे लास्ट वाले है उसमें से इश्यू करेंगे, 210 की रेट, 52 लाख 50,000, और बाकी का जो बचा हुआ 43,000 है वो हम इश्यू करेंगे इस 50,000 में से 191 की रेट पे। 191 की रेट 82 लाख 13,000। तो ये जो ओपनिंग वाला, ये जो 25,000 पड़ा है अपने पास, ये तो बच ही गया पूरा, 20 लाख 200 पे 50 लाख, और इस 50,000 में से 7,000 बच गया, 191 की रेट 13 लाख 37,000। ये दोनों मिला के हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब हम यहां लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एज पर फीफो, एज पर लीफो और एज पर वेटेड एवरेज। फीफो के हिसाब से हमारा स्टॉक कितना हो गया क्लोजिंग 13 लाख 37,000, 13 लाख 37,000 प्लस 52 लाख 50,000, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 65 लाख 87,000। एज पर लिफो 50 लाख प्लस 13 लाख 37,000, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया
63,37,000 और एज पर वेटेड एवरेज हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 63,36,000। 63,36,000। अच्छा, फिर हमें बी पॉइंट में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट तीनों का एक साथ कर लेते हैं। वेटेड एवरेज, उसके बाद में फीफो और उसके बाद में लीफो। प्रॉफिट कैसे आता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो आ जाएगा प्रॉफिट। सबसे पहले सेल्स। सेल्स हमें दे रखी है 1,46,20,000, तो चाहे कोई भी मेथड हो, सेल्स हमारी 1,46,20,000। 1,46,20,000। 1,46,20,000। इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट। अब ये कैसे निकलेगा? देखो, वेटेड एवरेज मेथड में हमने 68,000 बेचा, उसकी कॉस्ट क्या? 1,34,64,000। 1,34,64,000 ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट। फीफो मेथड में हमने जो 68,000 यूनिट बेची उसकी कॉस्ट ये है, दोनों ऐड कर दो तो याद है 1,32,13,000। 1,32,13,000 ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अच्छा, फिर लीफो मेथड में जो माल बेचा उसकी कॉस्ट ये 52,50,000 प्लस 82,13,000, टोटल 1,34,63,000। तो हमें मिलेगा जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट। अगर उसमें से मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहां पर अलग से हमें दे रखे 1,46,20,000 माइनस 1,34,64,000, जीपी आ गया 11,56,000। उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहां पर हमें दे रखे हैं 3,75,000। 375 को माइनस करेंगे और हमें नेट प्रॉफिट हो जाएगा, इट इज 7,81,000। फीफो मेथड 1,46,20,000 माइनस 1,32,13,000, जीपी आ गया 14,07,000 माइनस 3,75,000 माइनस 375, नेट प्रॉफिट 10,32,000। 1,46,20,000 माइनस 1,34,63,000, जीपी आ गया 11,57,000। उसमें से माइनस करेंगे 3,75,000 माइनस 3,75,000, नेट प्रॉफिट 7,82,000। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए।
ये फीफो तक 30 सितंबर तक सेम था, तो फिर उसके बाद मैंने सीधा वहां से लिख के सीधा शो कर दिया। आप चाहो तो पूरा बना सकते हो लिफो में। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।